यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर आज हम जानेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य। देखिए, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जाना था कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ और भी कई सारी चीज़ें। तो आज इसी टॉपिक में हम ये जानेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि प्रमुख क्रियाओं के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी चीज़ें वीडियो में बताई जाएंगी वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जिनको भी क्लास की नीड है उन तक आप इस क्लास को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जानेंगे शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख कौन कौन सी क्रियाएं हैं। देखिए, इसमें 5 क्रियाएं शामिल होती हैं जो कि हम जानेंगे सीयर्स के अनुसार। सीयर्स एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार शैक्षिक प्रशासन या शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य बताए गए हैं। तो पहला कार्य क्या होता है? पहला कार्य होता है योजना बनाना। मान लीजिए आप पढ़ाई करने चलते हैं तो यूं ही नहीं कुछ भी उठाकर पढ़ लेते हैं। उसके लिए पहले से एक प्लानिंग बनाते हैं, एक प्लान करते हैं कि भाई किस टाइम पर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि हमें कब कैसे करना है, किस तरीके से इस कार्य को करना है और टाइम से करना है, जिससे क्या हो सके, हमारा कार्य सफल हो सके। तो शिक्षा प्रशासन के अंदर भी जो कार्य हैं उसमें पहला कार्य होता है, पहली जो क्रिया होती है वो होती है योजना बनाने की। भाई प्लानिंग कर ली जाए कि कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है, किस समय पे क्या करना है। तो सबसे पहला कार्य क्या है? योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। अब सीयर्स महोदय के अनुसार प्रशासन का प्रथम कार्य क्या हुआ? योजना बनाना है। किसी कार्य की सफलता जो है, हम अगर सफल होते हैं तो वह निर्भर करता है हमारी योजना पर। तो ये जो सफलता है ये योजना पर ही आधारित होती है कि कैसे आपने इसकी प्लानिंग की थी। योजना बनाते समय उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है। जो हमारा एम होता है, आप अगर टाइम टेबल बनाते हैं, बनाते ही होंगे, तो उसमें आप सबसे पहले ये नोट करते हैं, लिखते हैं कि भाई हमारा एम क्या है, किस दिन तक हमें कितनी पढ़ाई कर लेनी है। तो इस तरीके से एक उद्देश्य निर्धारित करना होता है। कार्य से संबंधित अनेक सूचनाओं को संकलित किया जाता है और आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखना पड़ता है कि हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उसी के अनुसार अपना योजना हम बनाते हैं। कार्य करते समय कौन कौन सी बाधाएं मार्ग में आ सकती हैं, जैसे आपको पता है, अपना टाइम टेबल बनाते समय आपको पता होता है कि भाई किस टाइम पर हम कंफर्टेबल हैं या फिर किस समय हम पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी चीज़ों को ध्यान में रखकर बाधाएं जो भी आएंगी, कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके अलावा जो टाइम है उसमें हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो बाधाएं मार्ग में आने वाली हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसका भी ध्यान रख करके हम अपना योजना बनाते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। सारांश रूप में कार्य को प्रारंभ करने से पहले उन सभी बातों पर ढंग से विचार किया जाता है जिनको करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिस तरीके से हम सोच करके ये प्लानिंग करते हैं कि हम कहाँ कैसे अगर प्लानिंग करें तो अपने एम तक पहुंच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। शैक्षिक प्रशासन जो है, इसका अर्थ आप सभी को पता ही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रबंध करना है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवा की जाती है, चाहे शिक्षा से संबंधित कोई भी सेवा हो, ये शैक्षिक प्रशासन कहलाती है। तो शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए हम योजना का निर्माण करते हैं और यह परम आवश्यक है। तभी कोई विद्यालय या फिर कोई भी शिक्षण संस्था जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। तो जिस प्रकार से आप अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए या फिर जॉब पाने के लिए, पढ़ाई के लिए एक प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शैक्षिक प्रशासन अपना उद्देश्य पाने के लिए क्या करता है? अपनी पहली जो क्रिया है, योजना बनाने की क्रिया को करता है। तो ये रही पहली क्रिया या फिर पहला कार्य। अगला देखिएगा, अगला है संगठन करना। देखिए, अब आपने प्लानिंग तो कर ली
कि भाई हम इस टाइम पे पढ़ेंगे, और टाइम आपने बना लिया सब कुछ। अब उसके बाद आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी तो होगी। अब पढ़ाई करने का टाइम तो आपने सेट कर लिया, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए, एक सेपरेट रूम होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पेन है, कॉपी है, बहुत सारी चीज़ों की। तो उसी प्रकार से शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, सबसे पहला इसका कार्य है योजना बनाने का। देन उसके बाद का कार्य होता है ऑर्गेनाइज करने का, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है यानी कि संगठन करने का। तो संगठन से तात्पर्य प्रशिक्षण संस्था में या विद्यालय में उपलब्ध भौतिक साधन, जैसे विद्यालय भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, बच्चों के बैठने के लिए सीट हो गई, ब्लैक बोर्ड, तथा मानव संसाधन यानी कि शिक्षक। अब सब चीज़ तो प्लान कर लिया विद्यालय के अंदर, लेकिन शिक्षक छात्र भी तो होना चाहिए, तभी तो अधिगम होगा। तो टीचर, बच्चे या फिर कर्मचारी, जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, सभी चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना। तो इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और ये सभी मिल करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। व्यवस्था में स्थिरता और लचीलापन भी आवश्यक होता है कि जहाँ पर भी चेंजेस जरूरी है करना, वहाँ चेंज भी किया जा सके। ऐसा नहीं कि बस स्ट्रिक्ट रूल बना दिया जाए। तो लचीलापन भी हर चीज़ों में आवश्यक है। जैसे कि किसी दिन आपका सर दर्द हो गया, आपने टाइम टेबल तो बनाया था, लेकिन कोई इमरजेंसी आ सकती है या फिर तबीयत खराब हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आए दिन चेंज करते रहें, कभी कभार ऐसा किया जा सकता है। तो लचीलापन भी जरूरी है। तो दूसरा जो कार्य होता है संगठन करने का, आपने टाइम टेबल बनाया या फिर प्लानिंग की, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो कार्य होता है डायरेक्शन देने की, यानी कि निर्देश देने की। अब क्या किया, जैसे आपने प्लानिंग कर ली, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब खुद को डायरेक्शन देना भी तो जरूरी है ना, कि हम पढ़ाई स्टार्ट भी तो करें। तो जो भी चीज़ें हैं उनको डायरेक्शन देने का कार्य होता है, ये तीसरे नंबर का कार्य है। निर्देशन से तात्पर्य, इसे निर्देशन कहते हैं हिंदी में। तो निर्देशन से तात्पर्य होता है सेवारत समस्त कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं, अनुभव, योग्यता, कौशल और उनकी रुचियों के आधार पर उनका कार्यों का विभाजन। अब जैसे विद्यालय में प्रबंधन जो करने का कार्य है, पहले तो योजनाएं बना ली गई, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, सबकी नियुक्ति कर दी गई, बच्चों का एडमिशन भी ले लिया गया, टीचर की नियुक्ति की गई, कर्मचारी भी हो गए, सारे टीचर आ गए, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद अब वो क्या बैठेंगे थोड़ी ना, अब उनका ऑर्गेनाइज कर दिया गया है भाई, विद्यालय में सीट लगवा दी गई हैं, ब्लैक बोर्ड लगवा दिया गया है, सभी चीज़ों का प्रबंध हो गया है। लेकिन अब उसके बाद उनको डायरेक्शन देने का कार्य होता है कि भाई जो टीचर हैं, किस टीचर को क्या पढ़ाना है या फिर किस कर्मचारी को कौन सा कार्य देना है, तो उन्हें डायरेक्शन देने का कार्य होता है। तो ये चीज़ें आती हैं, ये तीसरा कार्य होता है। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, तो शिक्षा प्रशासन अधिकारों और कार्यों का विकेंद्रीकरण कर कार्य करवाने हेतु उचित सलाह देता है, आदेश देता है और निर्देश देता है। अतः प्रशासन अपने ज्ञान, विवेक, अनुभव और अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए निर्देशन का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से तीसरा कार्य जो होता है, क्या होता है, निर्देश देने का। अब इसके बाद जो कार्य आता है वो होता है समन्वय करने का, यानी कि कोऑर्डिनेशन। आपने सबको निर्देश तो दे दिया, अब निर्देश देने के बाद ऐसा ना हो कि उनके आपस में द्वंद्व हो जाए या फिर लड़ाई झगड़े भी चालू हो जाए। तो उसका भी ध्यान रखना है कि विद्यालय में जो टीचर को हमने उनके पढ़ाने के लिए एक एक अलग अलग डिवीज़न किया है कि भाई किस टीचर को क्या पढ़ाना है, किस समय पर पढ़ाना है, कर्मचारी को भी काम दे दिया। लेकिन अब उनमें ये देखना है कि उनमें कोई संघर्ष ना हो जाए या फिर द्वंद्व की स्थिति ना आ जाए, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट करना है या समन्वित करना है। शिक्षण संस्थाओं में संघर्ष तथा द्वंद्व की स्थिति को हटाने के लिए कर्मचारियों तथा कार्य में उचित समन्वय आवश्यक है। उनमें आपस में भाईचारा बना रहे, इसका भी ध्यान रखना होता है, जिससे कि आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, शिक्षण प्रक्रिया बेहतर ढंग से विद्यालय में चल सके। अब इसके बाद का जो कार्य होता है, ये पांचवा कार्य है और 5 ही प्रक्रियाएं यानी कि 5 ही कार्य होते हैं। पहला आपने देखा योजना बनाने का, दूसरा क्या देखा, दूसरा आपने देखा ऑर्गेनाइज करने का, तीसरा आपने क्या देखा, तो तीसरा आपने देखा होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं
तीसरा हमारा कार्य था चीज़ों को निर्देश देने का, और चौथा कार्य समन्वय करने का, और पांचवा कार्य क्या है, मूल्यांकन और नियंत्रण करने का। अब सारी चीज़ें तो हो गई, अब उसके बाद ये देखना है, हमने सभी चीज़ें कर ली, अब उसके बाद ये भी तो देखेंगे कि क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है, या फिर क्या इवेल्युएशन जो हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें निकल कर आ रही है, शिक्षण प्रक्रिया जो है, जो उद्देश्य हमने बनाए हैं वह उद्देश्य पूरा भी हो रहा है या नहीं। तो इसलिए मूल्यांकन करना भी जरूरी है और चीज़ों को नियंत्रित करना भी जरूरी है, कहीं उद्देश्य जो हमने बनाए हैं वह अस्त व्यस्त ना हो जाए, या शिक्षण प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट ना हो पाए बेहतर तरीके से। तो इसलिए पांचवी प्रक्रिया होती है कंट्रोल और इवैल्यूएशन की। शिक्षा प्रशासन पर्यवेक्षण के आधार पर मूल्यांकन करता है। कर्मचारियों के कार्य क्षमताओं, गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उद्देश्यों का सतत मूल्यांकन करके शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु प्रयास किया जाता है। कर्मचारियों की कमियों को दूर करके व आवश्यक सुधार लाने में भी सराहनीय प्रयास को प्रोत्साहन देने का कार्य भी शैक्षिक प्रशासन सदैव करता रहता है, जिससे कि जो भी कमियां हैं, कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं या शिक्षकगण जो भी कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई कमी है जिससे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो शैक्षिक प्रशासन है वह क्या करेगा, उसका निवारण करेगा, जिससे बच्चे बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सके। हो सकता है टीचर की जो विधि हो पढ़ाने की या शैली हो वो कहीं ना कहीं बेहतर ना हो, तो उसे ठीक ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे, शिक्षक को और भी प्रशिक्षित करेंगे, या फिर एक नए टीचर की नियुक्ति करेंगे, तो जो समस्याएं चल रही हैं विद्यालय के अंदर उनको दूर करने का प्रयास करता है शैक्षिक प्रशासन। आगे देखिएगा, आवश्यक पुनर्बलन प्रदान कर यानी कि उन्हें मोटिवेट करता है, कर्मचारियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है, इसके हेतु से प्रेरित करता है, अनुचित व्यवहार को रोकता है कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसे रोकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही करना भी शिक्षा प्रशासन का कार्य होता है कि सारी चीज़ें जो सभी बच्चे हैं, सभी टीचर हैं, सभी कर्मचारी हैं विद्यालय के अंदर सभी अनुशासन में रहें, तो ये भी देख रेख करता है। मूल्यांकन व नियंत्रण के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अर्थात जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, निर्देश सामग्री, शिक्षक, पाठ्येतर क्रियाएं, इन सभी में सुधार लाया जा सकता है नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा। तो ये 5 प्रक्रियाएं आती हैं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।